जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, इंसान अपनी जिंदगी में न जाने कितने पाप करता है, लेकिन वो अपने पापों का प्रायश्चित करना भूल जाता है। गरुड़ पुराण में उस हर एक पापों के सजाओं का जिक्र है जो इंसान करता है कि मृत्यु के बाद उस पापी इंसान को किस नरक में भेजा जाएगा। ये सब कुछ गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। लेकिन क्या हो कि अगर इंसान बिना डरे ही पाप करता चला जाए तो ऐसे इंसान को सजा धरती में मिलनी चाहिए या फिर नर्क में। हमारी आज की फिल्म इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है, जिसकी कहानी बहुत अच्छी है, जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें कल्कि की पूजा करते हुए एक बंदा दिखाया जाता है, जो कि वहां पर काला जादू कर रहा होता है और उसके हाथ में एक वुडू डॉल होती है जिसके अंदर वो पिन घुसाता है। और रास्ते में हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि अपने बाइक से कहीं पर जा रहे थे और तभी अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। और हम उनके पास में एक आत्मा को खड़ा हुआ देख पाते हैं। उसके बाद हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे बच्चे पढ़ा करते थे। लेकिन जब छुट्टी होने वाली होती है तो वहां पर पेरेंट्स आ जाते हैं अपने बच्चों को लेने के लिए। वहीं पे एक सिंगल फादर होता है जो कि अपनी बेटी के बाहर आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तेज बारिश के कारण वहां की इमारत नीचे गिर जाती है, जिससे कि उसकी बेटी बाहर नहीं आ पाती और उसकी बेटी की वहीं पर मौत हो जाती है। वो बाप अपनी बेटी के पास जाता है और उसकी लाश को पकड़ के रोने लगता है। और वहां पर मीडिया वाले भी आते हैं और इस खबर को न्यूज में छापा जाता है। उसके बाद हमें इंस्पेक्टर रुद्रा दिखाया जाता है, जो कि अपनी टीम के साथ कोर्ट में आया हुआ था एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। वो क्रिमिनल वहां पर एक वकील का भेष लेकर आया था और उसकी टीम उसे तुरंत पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। दरअसल वो जो क्रिमिनल था उसने एक बहुत ही छोटी लड़की के साथ गलत काम किया था और इंस्पेक्टर रुद्रा के अकॉर्डिंग उसे तुरंत सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन वो जानता था कि उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं और इसीलिए एक नेता कमिश्नर को फोन करता है और उससे कहता है कि वो उस लड़के को छोड़ दे। लेकिन कमिश्नर जब रुद्रा को कॉल करता है तो रुद्रा जानबूझ के उसका कॉल नहीं उठाता और वहां पर वो नेता अपने गुंडे भेज देता है ताकि वो उसे छुड़ा कर ला सके। लेकिन रुद्रा एक एक करके उन्हें मार गिराता है और उसके बाद वो उस क्रिमिनल का एनकाउंटर करने के लिए उसे एक जगह पर ले जाता है जहां पर वो उसे भागने के लिए कहता है। वो क्रिमिनल कहता है कि जो वो कर रहा है वो बहुत ही गलत है, लेकिन रुद्रा उससे कहता है कि जो उसने किया है वो बहुत ही बड़ा पाप है और इसकी सजा वो उसे नरक में नहीं बल्कि यहीं पर देना चाहता है। ये कह के वो उसे शूट कर देता है, जिससे उस क्रिमिनल की मौत हो जाती है और उसके इस हरकत की वजह से उसके ऊपर केस हो जाता है, जहां पर वो अपनी गवाही देता है कि वो क्रिमिनल वहां से भाग रहा था, इसीलिए मजबूरन उसे गोली चलानी पड़ी। कमिश्नर रुद्रा से कहता है कि उसकी कहानी अच्छी थी, लेकिन वो उसे यहाँ पर और देर तक नहीं रख सकता, इसीलिए वो उसका ट्रांसफर कहीं और कर रहा है। अब रुद्रा का ट्रांसफर एक ऐसी जगह हो जाता है जहां पर उसे सिर्फ बैंड बजाना था और कई दिनों तक उसे कोई भी केस नहीं दिया जाता। एक दिन रुद्रा का साथी उससे कहता है कि अब वो बड़ा हो रहा है तो क्यों ना वो शादी कर ले। तो रुद्रा उससे कहता है कि आज तक उसे कोई भी अच्छी लड़की नहीं मिली है। वो कहता है कि वो एक लड़की को जानता है जो शादी करना चाहती है और वो उससे मिलवाने के लिए उसे एक होटल में ले जाता है, जहाँ पर वो लड़की एक छोटी सी बच्ची के साथ आई थी। रुद्रा को लगता है कि शायद ये उसकी बेटी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसे शादी करने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन वो लड़की दिव्या ये कहती है कि दरअसल ये उसकी बहन की बेटी है। जब वो उस बच्ची को वॉशरूम लेकर जाती है तो रुद्रा को कमिश्नर का कॉल आ जाता है, जहाँ पर वो उसे एक केस को हैंडल करने के लिए कहता है। इसीलिए ना चाहते हुए भी रुद्रा को वहां से जाना पड़ता है। और जब दिव्या वापस आती है तो वो देखती है कि वो बिना बिल दिए ही वहां से चला गया है। उसके बाद हमें देवी शेट्टी नाम का एक एमएलए दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही अमीर था और वो जनता के लिए काम करता था। तीनों कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग। वो कई सारे इलीगल काम भी करता था, लेकिन वो अपनी फैमिली के लिए हमेशा टाइम निकालता था। उसकी फैमिली में थी उसकी वाइफ और उसका इकलौता बेटा मनु, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। उसके बाद हमें वही आदमी दिखाया जाता है जो कि ब्लैक मैजिक कर रहा था और वो कल्कि की पूजा करके एक ब्लैक मैजिक करता है। रात को शेट्टी जब सो रहा होता है तो अचानक से उसका कांच टूट जाता है और जब वो वहां पर जाकर देखता है तो किसी ने उसकी कांच पे पत्थर मारा था। उसके साथ एक पर्ची भी होती है और जब वो उसे उठाकर उसे पढ़ता है तो उसके अंदर संस्कृत के श्लोक लिखे हुए थे, जिसे देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब क्या है। अगली सुबह दिव्या जब अपने ऑफिस जा रही होती है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना था। और तभी वहां से रुद्रा गुजर रहा होता है, तो वो कहता है कि वो दिव्या को जानता है तो वो उसे जाने दे। उसके बाद वो दिव्या को लेकर कॉफी शॉप में जाता है, जहाँ पर वो उससे उस दिन के लिए माफी मांगता है और उसे कहता है कि उसे अर्जेंट कॉल आ गया था, इसीलिए उसे वहां से जाना पड़ा था। दिव्या उससे कहती है कि उसकी ऑनेस्टी उसे काफी अच्छी लगी और शादी से पहले वो दोनों दोस्त बन के रहेंगे ताकि वो एक दूसरे को अच्छी तरह जान लें। वो दोनों कई दिनों तक दोस्त बन के रहते हैं और उसके बाद सगाई कर लेते हैं। एक दिन रुद्रा को उसके एरिया का कमिश्नर अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि उसको वो एक केस दे रहा है, क्योंकि उसके अलावा इस केस को कोई और सॉल्व नहीं कर सकता। दरअसल यहाँ के एमएलए देवी शेट्टी का बेटा किडनैप हो गया है
और उसे इस केस की इन्वेस्टिगेशन अनऑफिशियली करनी है, क्योंकि अगर ये ऑफिशियल हुआ तो न्यूज़ वालों को पता चल जाएगा और इससे शेट्टी की बहुत ज़्यादा बदनामी हो सकती है। रुद्रा ये सुन के इस केस को ले लेता है और सबसे पहले वो एमएलए से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो उससे कुछ सवाल पूछता है। और एमएलए उससे कहता है कि उसके बेटे को कोई भी बुरी लत नहीं है, वो अपने स्कूल गया था और वो वहां से लौटकर वापस नहीं आया। उसके बाद वो उसके स्कूल जाता है जहाँ पर वो जान उसके बाद वो उसके स्कूल जाता है जहाँ पर वो प्रिंसिपल से पूछताछ करता है। जब प्रिंसिपल उसे बताती है कि यहाँ पे मनु के दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं और उन दोनों को वो तुरंत पुलिस स्टेशन बुलाता है और वहां पे उनसे पूछताछ करता है। और वो दोनों उसे बताते हैं कि दरअसल मनु को बहुत दिन पहले एक लड़की पसंद आई थी जिसका नाम काव्या था और वो गर्ल्स स्कूल की लड़की थी। मनु हमेशा उसको देखता था और हमेशा उसकी बस में भी जाता था। कई दिनों तक उसे देखने के बाद उसने उसे प्रपोज करना चाहा और एक दिन जब काव्या रास्ते में थी तो उसका रास्ता किसी ने रोक लिया और वो काव्या का चेहरा बिगाड़ना चाहता था क्योंकि काव्या ने उसको रिजेक्ट किया था। लेकिन मनु ने वहां पर जाकर उसे बुरी तरह पीटा था। उसके बाद से ही काव्या और उसकी दोस्ती बढ़ गई थी और वो हमेशा उसी बस में जाया करते थे। इंस्पेक्टर पूछता है कि उस बस का क्या नंबर था, तो वो बताता है कि उस बस का नाम कावेरी ट्रेवल्स था और उसका नंबर था 17A। अब रुद्र इस उनके काव्या के स्कूल जाता है और वहां पर पूछताछ करता है। यहाँ टीचर उसे बताती है कि यहाँ पर काव्या नाम की कोई लड़की नहीं पढ़ती है। उसका साथी बस ट्रैवल कंपनी में जाता है और वहां पर पूछताछ करता है और उन्हें पता चलता है कि उस डिपो पे कोई भी 17A नंबर की बस है ही नहीं। इनफैक्ट कावेरी ट्रेवल्स नाम की कोई भी कंपनी भी वहां पर नहीं थी। अब वो उस एसिड फेंकने वाले लड़के को ढूंढने के लिए उसके एरिया में जाते हैं, लेकिन वहां पर एक बंदा मिलता है जो कि उससे कहता है कि दरअसल उस लड़के की मौत 2 साल पहले ही हो चुकी है। और ये सुनकर रुद्रा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये हो कैसे सकता है। उसके बाद वो उन लड़कों से दोबारा पूछताछ करता है, जहाँ वो लड़के कहते हैं कि आखिर वो लोग झूठ क्यों बोलेंगे, उन्होंने जो देखा है वही वो बता रहे हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर रुद्रा जर्नलिस्ट को बुलाता है जो कि उसका खबरी भी होता है और उसने उससे कहा था कि वो देवी शेट्टी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाले। जर्नलिस्ट उसे बताता है कि देवी शेट्टी का फैमिली बैकग्राउंड बैंगलोर से है और उससे पहले उसकी फैमिली में कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं था और कई सारे क्राइम करने के बाद वो इस मुकाम पर आया है। उसके दो खास आदमी हैं जिनकी वो फोटो भी दिखाता है और उनमें से एक आदमी वो होता है वो दाढ़ी वाला जिसकी स्टार्टिंग में मौत हो गई थी। उसके पॉलिटिक्स में आने के बाद उससे कई सारे दुश्मन भी हो गए थे और वो उसे उसके राइवल का भी फोटो दिखाता है और उसे कहता है कि इससे भी पूछताछ करी गई लेकिन इसके पास उसका बेटा मनु नहीं मिला। वो उसे ये भी बताता है कि देवी शेट्टी से एक और आदमी बहुत ज्यादा चिढ़ता था जिसका नाम रमेश है, जो कि पहले सरकारी अधिकारी हुआ करता था और उसने देवी शेट्टी की रैली में उसे चप्पल से मारा था। ये सुन के इंस्पेक्टर उसके पास जाता है उससे पूछताछ करने के लिए, जहां पर रमेश बताता है कि दरअसल वो एक सरकारी ऑफिस में काम करता था और उसने देवी के सारे धंधों के बारे में जब पता लगाया तो उसकी इनकम बहुत ज्यादा आ रही थी, इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना वो उसे अरेस्ट करे। लेकिन देवी की पावर बहुत ज्यादा थी, इसीलिए उसने उल्टा उसे रिश्वतखोरी के केस में फंसा दिया, जिसकी वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन वो एक ईमानदार आदमी है जिसकी वजह से उसने ड्यूटी फिर से ज्वाइन नहीं करी, बल्कि अब वो यहाँ पर रहता है और अपनी खेती बाड़ी करता है। उसके बाद रुद्रा वापस से बस डिपो जाता है, जहाँ पर मैनेजर उसे बताता है कि कावेरी एक्सप्रेस नाम की एक बस हुआ करती थी, लेकिन वो 25 साल पहले यहाँ पर चला करती थी और उसका नंबर 17A ही था। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो कि उन्हें बताता है कि 17A नाम की बस को लेकर यहाँ पे अजीब सी कहानियां फैली हुई हैं कि उसके अंदर जिनकी भी मौत हुई थी उनकी आत्माएं आज भी भटक रही हैं। उनसे ये भी कहता है कि जब इस बस डिपो में उसकी ज्वाइनिंग हुई थी तो यहाँ पे श्याम नाम का एक आदमी भी काम किया करता था और उस बस के एक्सीडेंट के बाद उससे अगर कुछ भी उस बस के बारे में पूछा जाता था तो गुस्सा हो जाता था और कोई भी जवाब नहीं देता था। तो हो सकता है कि वो आपको उसके बारे में पूरी डिटेल में बता सके। इधर एमएलए के पास वो कातिल एक मास्क पहन के वीडियो कॉल करता है और उसे कहता है कि उसके पाप का घड़ा भर चुका है और उसके पापों की सजा उसे यहीं पर मिलेगी। एमएलए डर के मारे तुरंत एक ज्योतिष के पास जाता है और उसे गरुड़ पुराण का वो श्लोक दिखाता है, जहाँ ज्योतिष उसे बताते हैं कि ये जो श्लोक है इसका मतलब ये है कि अगर कोई दूसरों की धन या संपत्ति छीन कर अपना पेट भरे तो ऐसे व्यक्ति को वो धरती पर ही नरक दिखा देगा। इधर रुद्रा रात को श्याम से मिलने के लिए जाता है जो कि उस कंपनी में मैकेनिक हुआ करता था और श्याम उसे सारी बात बताता है। दरअसल 25 साल पहले बीटीएस नाम की एक कंपनी हुआ करती थी और सस्ते में खटारा बस खरीद कर उन्हें चलाया करते थे। वहीं पे वो एक मैकेनिक की जॉब किया करता था और वहां का एक अकाउंटेंट हुआ करता था जिसका नाम मुनिराज था और वहां पे रमेश, नागराज और हनुमान नाम के 3 आदमी भी थे और ये चारों मिलकर बीटीएस को चलाया करते थे। इस धंधे में उस जमाने में इन लोगों ने लाखों रुपए कमाए थे। ये जो कावेरी बस थी वो मुनिराज की तरफ से आई थी और इस बस को चलाने वाला उसका काफी अच्छा दोस्त था।
जिसका नाम वेंकटेश था और वो हमेशा उसके घर में आया जाया करता था। एक दिन वेंकटेश को ऑर्डर मिला कि उसे सुबह बच्चों की बस को लेकर जाना है ट्रिप पर, लेकिन वेंकटेश ने उन्हें आगाह किया था कि बस के ब्रेक के अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी और उससे कहा कि वो सिर्फ अपना काम करे। अगली सुबह वो वहां पर पहुंच गया और सभी स्कूल के बच्चे उस बस में बैठ गए, लेकिन रास्ते में ही उसका ब्रेक फेल हो गया, जिसकी वजह से वो बस खाई में गिर गई और वहां पे सभी लोगों की मौत हो गई। जब मालिकों को ये बात पता चली तो उन लोगों ने वेंकटेश पे ही केस डाल दिया कि वो नशे की हालत में बस चला रहा था, इसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, ताकि वो लोग सेफ रहें और उनकी कंपनी बंद ना हो सके। गुस्से में आकर उन बच्चों के परिवार वालों ने वेंकटेश के घर पे धावा बोल दिया और उसका घर जला दिया, जिसमें उसके बीवी बच्चे मारे गए। कुछ दिनों बाद वहां पर एक डिपो मैनेजर आया, जिसको जब ये पता चला तो उसने केस को फिर से खुलवाया, लेकिन इन चारों ने मिलकर उसका मर्डर कर दिया और वो चारों जेल चले गए। लेकिन बेल मिलते ही ये बाहर आ गए और किसी को कुछ नहीं पता कि अब वो कहाँ पर हैं। उसके बाद श्याम उसे उनकी फोटोज भी दिखाता है। इंस्पेक्टर उससे कहता है कि इसमें एक फोटो गायब है, तो श्याम कहता है कि इसमें मुनिराज की फोटो नहीं है और उसकी फोटो उसे ढूंढनी पड़ेगी, तो वो उसे कुछ दिनों का समय दे। इधर एमएलए जब सो रहा होता है तो उसे दरवाजे के बाहर किसी भूत की आवाज आती है, और जब वो वहां पर जाता है तो वो अपने सामने एक आत्मा को देखता है। अगली सुबह इंस्पेक्टर वो फोटो देखकर पहले बंदे के घर जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि उस बंदे ने फांसी लगाकर जान दे दी है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और दूसरे बंदे को पकड़ने के लिए जाता है, जो कि अब एक मछुआरा बन चुका था और उसने अपना नाम भी बदल लिया था। जब वो उस बंदे को वहां पर देखता है तो उस बंदे को गुंडे घेर लेते हैं, जो कि उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन रुद्रा वहां पर आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाती। एक बंदा हनुमान का गला काट देता है और वहां से भाग जाता है, और रुद्रा ये देखकर हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि कोई इस बात को दबाना चाहता है, इसीलिए वो एक एक करके अपने साथियों को मार रहा है। जब वो तीसरे साथी के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि तीसरे साथी की तो पहले ही मौत हो चुकी थी, और वो समझ जाता है कि चौथा साथी इनका मुनिराज था, और मुनिराज जो कोई भी है वही ये सब करवा रहा है। उसके बाद वो उस पुलिस स्टेशन में जाता है जिसके एरिया में उस बस का एक्सीडेंट हुआ था, और वहीं पे उसे उस बस ड्राइवर और उस लड़की काव्या की फोटो भी नजर आती है, लेकिन वहां पर मुनिराज की फोटो उसे नहीं मिलती। मुनिराज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो उस इंस्पेक्टर के पास भी जाता है, और वो इंस्पेक्टर कहता है कि उसे इस केस के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उस वक्त जब वो इस केस पे काम कर रहा था तो उसे निकाल दिया गया था। उसके बाद रुद्रा सीधा एमएलए के पास जाता है और उससे पूछता है क्या वो मुनिराज को जानता है, लेकिन एमएलए उससे कहता है कि वो ये नाम पहली बार सुन रहा है। इधर उस दूसरे कमिश्नर को वो दूसरे पार्टी का बंदा अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि देवी शेट्टी का बेटा किडनैप हो गया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन उसके नाक के नीचे से लोग कर रहे हैं। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और बाहर जाता है इस बात को कंफर्म करने के लिए। तो आदि नाम का इंस्पेक्टर ये कंफर्म करता है कि वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब ये कमिश्नर आदि को कहता है कि वो रुद्रा पे नजर रखे और किसी भी तरह इस केस को वो लोग सॉल्व करके रहेंगे। इधर शेट्टी जब अपने घर में होता है तो उसे उस किडनैपर से एक वीडियो आती है, जिसके अंदर वो अपने बेटे को देखता है जो कि बहुत ही डरा हुआ था। तभी उसका वीडियो कॉल आता है और वो उसे बताता है कि वो उसके बेटे की बलि चढ़ाने वाला है, क्योंकि उसने जो पाप किए हैं उसकी सजा उसके बेटे को मिलेगी। इधर रुद्रा कमिश्नर के पास जाता है और उससे कहता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, 25 साल पुराने बस के एक्सीडेंट की घटना अब सामने क्यों आई है और इस केस से उसका क्या लेना देना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और अभी तक उसे ये भी पता नहीं चला है कि मुनिराज कौन है। ऐसा भी हो सकता है क्या पता आत्माएं ये सब कर रही हों। कमिश्नर सुन के कहता है कि वो इंस्पेक्टर होकर ऐसी बातें कर रहा है, तो अपनी बात को प्रूफ करने के लिए वो अपने सपोर्टर जर्नलिस्ट को बुलाता है, जहाँ जर्नलिस्ट उससे कहता है कि आत्माएं सच में होती हैं। तो जर्नलिस्ट उसे बताता है कि एक रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला था और वो ऑफिस जाता था तो वो हर रोज उसे ड्रॉप करने के लिए जाता था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे एक दिन एक ठेके पर ले गया और वहां पर उसने 3 लोगों को दिखाया और उससे कहा कि अगर उसे न्यूज चाहिए तो वो उन 3 लोगों से मिले। और जब वो उन तीनों से मिला तो उनसे उसकी अच्छी दोस्ती हो गई, और उनमें से एक बंदा था जो कि हमेशा उदास रहता था। जब उसने उसका उदासी का कारण पूछा तो उसने भरोसा करते हुए उसे बताया कि उन्हें सुपारी मिली थी किसी को मारने के लिए, और जब उन्होंने उस बंदे को मारा तो गलती से उसकी छोटी सी बेटी को गोली लग गई, जिसकी वजह से उसकी छोटी बेटी भी मारी गई थी, और इसी बात का उसे बहुत ज्यादा गिल्ट है। उसने ये बात तुरंत पुलिस को बता दी और उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और बाद में उसे पता चला कि जो आदमी उसे रोज रास्ते में मिलता था वो कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो कि उस दिन मारा गया था, यानी कि वो उस आदमी की आत्मा थी जो कि उसे गाइड कर रही थी ताकि वो उसकी मदद करे। कमिश्नर ये सुन के हैरान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। इधर एक जर्नलिस्ट आदि से मिलती है और उसे बताती है कि उसे लगता है कि रुद्रा रिश्वतखोर पुलिस वाला है और उसने शेट्टी से ढेर सारे पैसे लिए हैं उसके बेटे को वापस लाने के लिए। आदि ये सुन के उसकी बात से कन्विंस हो जाता है और वो सीधा रुद्रा के फियांसे से मिलने के लिए चला जाता है और वो वहां पर उससे पूछताछ करने लगता है।
उससे पूछता है कि क्या रुद्रा ने कभी अपने पेरेंट्स से उसे मिलवाया है, तो वो उसे कहती है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। वो उसे कहता है कि वो उससे शादी करने वाली है और उसे अभी तक उसके पेरेंट्स के बारे में नहीं पता। ये सुन के दिव्या काफी हैरान हो जाती है और सोचती है कि इस बारे में तो उसने कभी सोचा ही नहीं। उसके बाद आदि को एक रिकॉर्डिंग हाथ लगती है और वो कमिश्नर को वो रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें वो कातिल एमएलए से 10 लाख की डिमांड कर रहा था और उसने कहा था कि वो अपनी बीवी को वो पैसे लेकर भेजे। कमिश्नर कहता है कि उन्हें भी यहाँ पर शामिल होना पड़ेगा, लेकिन इस बात की खबर एमएलए को नहीं पड़नी चाहिए ताकि वो उस किडनैपर को रंगे हाथों पकड़ सकें। अब आदि प्लानिंग करता है और अपनी टीम के साथ ट्रेन में चला जाता है, जहाँ पर किडनैपर एमएलए की वाइफ को फोन करता है और उससे कहता है कि वो पैसों को पानी में फेंक दे, और वो तुरंत ट्रेन से बाहर पानी में पैसों को फेंक देती है। उसके बाद वो किडनैपर एमएलए को कॉल करता है और उससे कहता है कि उसने कहा था कि पुलिस इसमें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, और इतना कहकर वो फोन को काट देता है। अब ये सुनकर एमएलए तुरंत ऑफिस जाता है, जहाँ पर वो आदि और कमिश्नर को बहुत ज्यादा डांटता है और उनसे कहता है कि उनकी इस गलती की वजह से उसके बेटे की मौत हो सकती थी। अब पुलिस वालों की मीटिंग बैठाई जाती है, जहाँ पर ये डिस्कस होता है कि उसके किडनैपिंग की खबर उन लोगों को फैला देनी चाहिए और इस केस को अनऑफिशियली नहीं बल्कि ऑफिशियली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मीटिंग के बाद रुद्रा एमएलए की वाइफ से मिलता है, जहां वो रोती है और उससे कहती है कि वो किसी भी तरह उसके बेटे को वापस ले आए, और वो उसे वो गरुड़ पुराण के श्लोक भी दिखाती है। उसके बाद रुद्रा रेस्टोरेंट में जाता है दिव्या से मिलने के लिए, जहाँ दिव्या कहती है कि वो उसके पेरेंट्स से मिलना चाहती है, तो वो उससे कहता है कि नेक्स्ट वीक वो अपनी फैमिली से उसे जरूर मिलवाएगा। ऑफिस में रुद्रा एक बाबा को कॉल करता है और वो उन्हें सारी बात बताता है। तो बाबा उसे बताते हैं कि आत्माओं को मोक्ष दिलाने का एक तरीका होता है और सभी भटकती आत्माओं को इकट्ठा करके उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए किसी की बलि देनी होती है, और ये काम अमावस्या की रात को ही हो सकता है, जिसको अभी 4 दिन है, तो उसे पता लगाना होगा कि आखिर ये कौन कर रहा है। अब रुद्रा इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है और उसे मुनिराज का अब भी पता नहीं था। वो कमिश्नर ऑफिस में उन लड़कों को भी बुलवाता है, जहाँ पर वो लड़के फोटो देखकर काव्या को पहचान लेते हैं, और कमिश्नर सुन के हैरान हो जाता है कि 25 साल पहले जो लड़की मरी थी वो अचानक जिंदा कैसे हो गई। अब यहाँ पर रुद्रा कमिश्नर को सच बताता है और उससे कहता है कि दरअसल जिस मुनिराज को वो लोग ढूंढ रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि वो एमएलए शेट्टी ही है, जो कि अपना नाम बदल के रह रहा है। दरअसल श्याम को फोटो मिल गई थी और श्याम ने ही उसे वो फोटो दी थी, और मुनिराज को देखकर इंस्पेक्टर हैरान हो गया था। उसे ये भी बताता है कि अपने साथियों का मर्डर कराने वाला भी यही है, और पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही उसने अपने गुंडों को वहां पर भेज दिया था ताकि वो उन लोगों को जान से मार सके और पुलिस को सच्चाई का पता ना चल सके। कमिश्नर कहता है कि उसे वो पूरी पावर दे रहा है, लेकिन वो इस केस को पूरी तरह सॉल्व करे और उसके बेटे को वापस ले आए। इधर एमएलए के घर में एक पार्सल आता है, जहां पर उसके बेटे के बिलोंगिंग्स होते हैं, और वो देखकर उसकी बीवी रोने लगती है। तभी एमएलए के पीए के नंबर पे कॉल आता है और किडनैपर उससे कहता है कि वो अकेले ही 1 करोड़ रुपए लेके उसके पास आ जाए और वो उसके बेटे को छोड़ देगा। अब एमएलए वहां पर अकेले ही जाने के लिए निकल जाता है। अगली सुबह रुद्र जब अपने ऑफिस में जाता है तो उसे खबर मिलती है कि मानू वापस आ गया है, और जब वो थाने जाता है तो देखता है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो लोग उसे तुरंत उसके घर ले जाते हैं, जहाँ पर उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है। रुद्रा उससे पूछता है कि एमएलए साहब कहाँ पर हैं, तो वो उसे कुछ भी नहीं बताती और अंदर चली जाती है। रात को उसे उसका कॉल आता है, जहाँ पर रुद्रा को वो सारी बात बताती है। वो 1 करोड़ रुपए लेकर उस कातिल के अड्डे पर गए थे और अब तक वो वापस नहीं आए हैं। अब रुद्रा ये सुनकर अपनी टीम के साथ वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चला जाता है, और अगली सुबह उसे एक जगह पर एमएलए की कार मिलती है जिसका एक्सीडेंट हो गया था, और वो वही जगह थी जहां पर 25 साल पहले उस बस का एक्सीडेंट हुआ था। वो लोग एमएलए की लाश को वहां पर ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उसकी लाश उन्हें नहीं मिलती। वहां पर एक चाय वाला आता है जो कि उन सबको बताता है कि कल उसने यहाँ पर एक बस को देखा था जिसके अंदर कई सारे लोग थे, और जब रुद्रा उसे कावेरी ट्रेवल्स की फोटो दिखाता है तो वो कहता है कि वो यही बस थी और यही सारे लोग उसमें मौजूद थे। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद इनकी आत्माओं ने अपना बदला लिया है। अब ये बात रुद्रा पुलिस कमिश्नर को भी बता देता है, जहाँ पर कमिश्नर कन्विंस हो जाता है और बाहर आदि बैठा होता है, जिसको लगता है कि शायद ये सही है, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। लेकिन इस खबर को वो लोग न्यूज में नहीं ला सकते थे, इसीलिए वो झूठ बोल देते हैं कि देवी शेट्टी अभी गायब हो चुका है और उनको ढूंढने के लिए उनकी टीम पूरी तरह कोशिश कर रही है। अगले दिन रुद्रा दिव्या को अपनी फैमिली के पास ले जाता है, जो ही कोई और नहीं बल्कि वो आश्रम के लोग थे, और आश्रम में जो बाबा बैठे होते हैं वो ये बताते हैं कि आज वो लोग जहाँ पर मौजूद हैं वो रुद्रा की वजह से हुआ है, और हम देखते हैं कि उसकी टीम में वो जर्नलिस्ट लड़की भी है। अब यहाँ पर हमें सच दिखाया जाता है कि आखिर ये सब कैसे हो पाया। दरअसल रुद्रा ने ही ये सब प्लानिंग करी थी। स्टार्टिंग में हमने जो देखा था कि बच्चे की मौत हो गई है बिल्डिंग गिरने की वजह से,
उस बिल्डिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो देवी की कंस्ट्रक्शन कंपनी का था और वहां पर उसने घटिया माल लगाया हुआ था, जिसकी वजह से बारिश में वो बिल्डिंग गिर गई थी और बच्चों की मौत हो गई थी। जब रुद्रा को ये बात पता चली तो उस बच्ची के पेरेंट्स से उसने बात करी, जहाँ पर उस बच्ची के पेरेंट ने बताया कि वो देवी को मारना चाहता है और रुद्रा ने तभी ये सब प्लान किया और उसने अपने साथियों को भी इसमें शामिल कर लिया। उसने ही अपनी साथी से कहा था कि वो आदि को डिस्ट्रैक्ट करे ताकि उसे केस में आसानी हो सके और वो आगे बढ़ सके। इसीलिए वो उसकी दोस्त जर्नलिस्ट बन के उसके सामने गई और आदि को उसने डिस्ट्रैक्ट कर दिया। हम ये भी देखते हैं कि जब एमएलए वहां पर आया था अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तो उसके सामने रुद्रा मास्क पहन के आया था और रुद्रा को देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। लेकिन वो वहां पर अकेला नहीं बल्कि अपनी टीम के साथ आया था। लेकिन रुद्रा ने उन सबको जान से मार डाला और उसके बाद एमएलए को भी उसने बुरी तरह पीटा। एमएलए ने उससे पूछा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो बताता है कि कावेरी ट्रेवल्स में जिस ड्राइवर की मौत हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि वो उसका पिता था और उसके पिता के एक्सीडेंट के बाद लोगों ने उसकी माँ और भाई को भी जला के मार डाला था, जिसकी वजह से वो अनाथ हो गया था और उसने अपना एक ही लक्ष्य बना लिया था कि कैसे वो उसे बर्बाद कर सके, क्योंकि उसकी वजह से ही उसके पिता मारे गए थे। उसके बाद वो एमएलए को वहां पर सिडेट कर देता है, जो कि एक ऐसी दवाई थी जो उसे मरने नहीं देगी और उसे जिंदा रहते ही वो उसे नर्क दिखा देगी। रुद्रा ने एमएलए के बेटे के दोस्तों को भी अपने साथ कर लिया था और उनसे कहा था कि जैसा वो कहे वैसा ही वो करें। उसने ही ये सब प्लान बनाया और वो कामयाब भी रहा। यहाँ पर उसने बुराई करने वाले को नर्क में सजा नहीं दी बल्कि उसे सजा धरती पर ही दी और धरती पे ही उसने उसे नर्क की याद दिला दी। उसके बाद हमें कुछ महीने बाद ही कहानी दिखाई जाती है जहाँ रुद्रा शादी कर लेता है और वो अपनी वाइफ के साथ बहुत ही अच्छे से रह रहा था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसका ट्विस्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।